हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कल यानी कि 18 जनवरी 2024, जी हाँ, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक ऐसा दिन जिस दिन लगभग पूरे दिन कुछ ना कुछ होता रहा। सबसे पहली बात तो सुबह 12 बजे के आसपास क्या हुआ, सबसे पहले 2023 के प्रीलिम्स की आंसर की आती है। आंसर की के बाद लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है 2 या 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब लोग संभल नहीं पाते। वैसे भी संभलने वाली बात इसलिए थी क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ 81 कट ऑफ रहा, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 81, तो लोग संभल ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, अचानक से कैसे हो गया। और तब तक लोग संभल पाते, थोड़ा सा उस चीज़ को भूल ही रहे थे कि शाम को एक और धमाका हुआ। और इस धमाके में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सिलेबस ही चेंज कर डाला। जी हाँ, पूरा सिलेबस चेंज कर डाला। 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ ही उन्होंने 2023 के सिलेबस को अलविदा कह दिया और अब कहा कि एक नए कलेबर के साथ हम एक नया पाठ्यक्रम लाएंगे। उस पाठ्यक्रम से हम 2024 की नई परीक्षा कराएंगे। यानी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल है कब, 28 अप्रैल को, वो एक नए पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, एक नए सिलेबस पर बेस्ड होगा। तो ये नया सिलेबस क्या है, इस पर हम एक विस्तृत डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताएंगे। हर यूनिट में किस तरीके से बदलाव आए हैं, कौन सी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं या कौन सी चीज़ें कोई हटाई गई हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो 2023 का कल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आया है, तो जो आपके 11 मार्च से मेंस एग्जामिनेशन होना है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो उसी पुराने सिलेबस पर, पूरे पुराने पाठ्यक्रम पर बेस्ड होगा, पूरे पुराने कह सकते हैं सिलेबस पर आधारित होगा। ये जो पूरा पाठ्यक्रम है, ये जो परीक्षा योजना है, ये जो हमारा सिलेबस है, ये आपका इंप्लीमेंट होगा आपके 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से। तो दोस्तों क्या चेंज हुआ, क्या हमने देखा, जो भी हमने देखा, पूरा सिलेबस पढ़ा, उस सिलेबस के पढ़ने के दौरान हमने क्या पाया, कौन सी चीज़ें हमने देखी कि ये नई आ गई हैं, कौन सी पुरानी चीज़ों को अलविदा कह दिया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं आपसे इस पूरे सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा देर रात कल एक विज्ञप्ति जारी की गई। जी हाँ, देर रात यानी कि 11 बजे के बाद ही ये विज्ञप्ति आई और इस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि हम परीक्षा योजना चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परीक्षा योजना चेंज कर रहे हैं। परीक्षा योजना की जो आपकी जो चरण होते थे, जो फेजेस होते थे, वो फेजेस अभी भी सेम है। उन फेजेस में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मिलेगा, मेंस एग्जामिनेशन मिलेगा और इंटरव्यू भी मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं उसमें परीक्षा योजना, यानी कि पहले क्वेश्चन कोई 3 मार्कर आता था, कोई 5 मार्कर आता था, कोई 11 मार्कर आता था, उसमें भी चेंजेस हुए हैं। और पाठ्यक्रम तो उन्होंने बदला ही है। तो क्या क्या कैसे कैसे चेंज हुआ है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के आपके जो पैटर्न होता था उस पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। प्रीलिम्स में अभी भी 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। एक जनरल स्टडी का पेपर होगा और एक आपका किसका पेपर होगा, सी सेट का पेपर होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 200 अंकों का होगा। और जो मेरिट बनेगी सिविल सर्विस एग्जाम की, वो सिविल सर्विस एग्जाम जो आपकी राज्य सेवा परीक्षा होगी, वो राज्य सेवा परीक्षा आपके प्रथम प्रश्न पत्र से ही उसकी मेरिट को तैयार किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि हम वन सर्विस या वन सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस का परीक्षा दे रहे हैं, तो उसकी मेरिट दोनों ही आपके पेपर से बनाई जाएगी। यानी कि जो आपका जनरल स्टडी का पेपर नंबर 1 है और उसके बाद जो आपका सी सेट का पेपर नंबर 2 है, दोनों को जोड़कर आपकी वहां पर मेरिट तैयार की जाएगी। जी हाँ, प्रीलिम्स में सिर्फ कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब मेंस में, प्रीलिम्स में केवल चेंज हुआ है तो वो क्या चेंज हुआ है, सिलेबस, जिसकी बात अब हम यहां पर करने वाले हैं। तो दोस्तों जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये थी कि पहले हमको क्या मिलते थे, पहले हमको मिलती थी 10 यूनिट। अभी भी 10 यूनिट ही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर पहली लाइन में कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली लाइन में कुछ नई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहां पर मैं यदि आपसे बात करूं तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन कर दी गई हैं, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, ठीक है, उसके बाद स्मृतियां, ऋत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, बोधिसत्व, तीर्थंकर, इनको कहीं ना कहीं अलग से क्या किया गया है, मेंशन कर दिया गया। ऐसा नहीं कि हम पहले इनको पढ़ते नहीं थे, पहले भी हम इनको पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, इनको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके इनको लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हम
वेद नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, वेद 4 हैं पढ़ते थे, ठीक है। वेद के उपवेद क्या हैं पढ़ते थे, वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है पढ़ते थे, वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या, ये सब पढ़ते थे। लेकिन अब क्या किया गया, उन्होंने मेंशन कर दिया, स्पेशली मेंशन कर दिया कि ये पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा भी हुआ है ना। अब यदि यहां पर हम बात करें कि क्या क्या जोड़ा गया, तो ये तो आपने देखा कि क्या क्या जोड़ा गया, और अब यहां पर भी देखेंगे थोड़ा सा, यहां पर भी चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या किया है, भारत की सांस्कृतिक विरासतों को लिख दिया है, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक विरासतों को भी यहां पर लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये कुछ नई चीजें जुड़ी हैं। यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपके दिमाग में है कि सर फर्स्ट यूनिट में क्या निकाला गया है, क्या अलग कर दिया गया है, तो याद रखिएगा यहां से कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, या किसी भी चीज को पाठ्यक्रम से बाहर नहीं किया गया है। वो सारी चीजें हैं जो पहले थी, बस कुछ नई चीजों को यहां पर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं आपके यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 में आप आएंगे तो यूनिट नंबर 2 में आप क्या पाएंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में भी कुछ चीजें यहां पर आपको नई देखने को मिलेंगी। अब यहां पर यदि हम देखें तो यहां से 7th जो आपका पैरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे उन्होंने क्या किया है, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन को यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहां पर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है। और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भी यहां पर क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर दिए कि भाई आपको पढ़ के जाना ही है। यदि आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो समस्या हो सकती है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये धमाका जो हुआ कल, है ना, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीजें चेंजेस हुई। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से कुछ चीजें सोचने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम आराम से सोचेंगे तो देखेंगे कि बहुत कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, ठीक है। कुछ नई चीजें आई हैं, लेकिन जो ये सोच के चल रहे हैं कि हमने जो पुराना पढ़ा वो सब बर्बाद हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं है। कुछ हमको नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसी रूप में कहीं ना कहीं आपके सिलेबस या आपके पाठ्यक्रम में पहले से मौजूद है, ठीक है। अब हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक चीज जो आपको और देखने को मिल गया वो है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व, ठीक है। यानी कि ट्राइबल पर्सनालिटी। हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने के कारण यहां पर ट्राइबल पर हमेशा से फोकस किया जाता रहा है। और इस बार पूरी का पूरा आपका मध्य प्रदेश के जो इतिहास है उस पर मध्य प्रदेश की ट्राइबल पर्सनैलिटी को अलग से स्थान दे दिया गया है, ठीक है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड उस पे आते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं बता दूं कि भारत के भूगोल को तो शामिल रखा गया है, ठीक है। भारत का भूगोल अभी भी आपके पाठ्यक्रम पे है, सिलेबस पर है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, ठीक है। यानी अब पूरी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी आउट हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा हमको यहां पर समझना होगा कि बिना वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़े, बिना फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़े हम इंडियन ज्योग्राफी कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अब सिलेबस में तो है, सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कह दिया गया भैया अब आप जाओ, अलविदा कह दिया गया, हाथ जोड़ के उनको कहा गया कि अब आपका कोई स्थान मध्य प्रदेश के पीसीएस के एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। मेंस से भी बाहर कर दिया गया, प्रीलिम्स से भी बाहर कर दिया गया, लेकिन प्रीलिम्स में लिखा गया है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में उन्होंने क्या किया है, आपने पहले देखा था कि वहां पर लिखी होती थी भौतिक आपके जो स्ट्रक्चर होते थे, भौतिक आकृतियां लिखी होती थी, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है। कौन कौन सी आकृतियां मेंशन की गई हैं, पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, ठीक है। जलवायु भी घटनाएं, जलवायु में भी कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिक रूप से मेंशन की गई हैं, उनमें से अल्नीनो है, लानीना है, दक्षिणी दोलन जिसको हम दक्षिणी दोलन जो कि आप हम किसमें आपके जलवायु घटनाओं में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके अलावा जो आपका क्लाइमेट चेंजेस के आपके रिजल्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाने होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीजें पहले से भी उपलब्ध थी, बस एक चीज जो एक्स्ट्रा कर दी गई है वो जनसंख्या वृद्धि वाला पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर आपदाएं जोड़ दी गई हैं। डिजास्टर जो पहले मेंस का सिलेबस हुआ करता था, केवल वहां पर आपको डिजास्टर पढ़नी होती थी, लेकिन अब आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी डिजास्टर्स पढ़नी होंगी, ठीक है। यदि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डिजास्टर पढ़ के नहीं जाएंगे तो डिजास्टर हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करिए कि अभी से हम लोग तैयार हों। कब के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, आपके कब के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, 28 अप्रैल के लिए, 28 अप्रैल के लिए हमको कमर कसनी होगी, तैयार होना होगा। यदि हम तैयार नहीं होंगे तो समस्या आएगी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है।
अब ये जरूर है कि वो वैकेंसीज बढ़ेंगी, ठीक है, डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन अभी तो हम ये मान के चलें कि उतनी ही रहेंगी। यदि उतनी रहती हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ 85 एबव ही होने वाला है, क्योंकि कल का पेपर, ठीक है, कल जब 227 पोस्ट थी उसके बाद कट ऑफ कितना गया, 81, ठीक है, तो उस चीज को भी हमको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल आगे यदि हम बढ़ें, थर्ड यूनिट से आगे चलें फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट में हमने क्या चेंज किया, फोर्थ यूनिट में है मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, और मध्य प्रदेश के भूगोल में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ज़्यादा चेंज नहीं की हैं, ठीक है, जो चेंज की हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है उसको आप मैं बता देता हूं। कृषि की जगह अब यहां पर क्या किया गया है, जो कृषि लिखी हुई थी वहां पर स्पष्ट रूप से फसलें लिख दिया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश की कृषि की जगह अब आ गई हैं प्रमुख फसलें, ठीक है, हालांकि कृषि से ही रिलेटेड है लेकिन उसमें जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं सब कुछ अलग से मेंशन कर दिया गया है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, जिसमें हम कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी दोनों को पढ़ेंगे, जहां पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पहले होते थे कृषि आधारित उद्योग, और यहां पर अब सारे उद्योगों को, सारी इंडस्ट्री को एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, मतलब ये आपका सेंसस से रिलेटेड आपका एक पॉइंट है जो पहले भी था और अभी भी है, ठीक है, तो यहां पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या था, जब हम पॉलिटी पढ़ते थे तो पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी को अलग अलग रखा गया था। इस बार उन्होंने क्या किया भाई, इस बार उन्होंने साथ में रख दिया, ठीक है, साथ में रख दिया। संविधान सभा पढ़ना है आपको, संघीय कार्यपालिका यानी कि आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़नी है, राष्ट्रपति और संसद पढ़ना है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति और पार्लियामेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव भी पढ़ के जाना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, पूरी जुडिशियल रिजिम पढ़ना है, पूरा जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ के जाना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने हैं, डीपीएसपी पढ़ने हैं, राज्य के हाँ, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज जो हुआ है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है, कौन सा, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि जो कमीशंस लिखे गए थे पहले 10th यूनिट में, जो कमीशन, जो आयोग लिखे गए थे 10वीं यूनिट में, उन सब को अब एक लाइन में उन्होंने कहां रख दिया है, 5वीं यूनिट पे रख दिया है। ऐसा नहीं है कि कमीशन आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, कमीशन जो 10th यूनिट में आपको अब नहीं दिखेंगे, वो 10th यूनिट के कमीशन आपको कहां पढ़ने पड़ेंगे भाई, इस 5th यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे, और 5th यूनिट में भी सारे पढ़ने हैं, प्रादेशिक, संवैधानिक और सांविधिक, सारी संस्थाएं पढ़नी है। तो वहां पर स्पेसिफिक नेम लिखे हुए थे अलग अलग, लेकिन यहां पर नाम ना लिखकर उनके नेचर के बेसिस पर यहां पर चीजें लिख दी गई हैं कि ये नेचर है, इनके बेसिस पर हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मध्य प्रदेश में राज्यपाल हम पहले भी पढ़ते थे, मंत्रिमंडल भी पढ़ते थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़ते थे, हाई कोर्ट भी पढ़ते थे, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, यानी कि जो आपका नगर निगम वगैरह है, ठीक है, यानी 73rd और 74th अमेंडमेंट हम लोग पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पूरा सब चेंज हुआ गया है, अब क्या करेंगे, अब नया पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि बहुत सारी चीजें वही हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, बस एक नए कलेबर पे, एक नए पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रीअरेंज करना पड़ेगा। आपके पास जो चीजें आपने पहले से पढ़ के रखी हैं उनको यूनिट वाइज हो सकता है कि आपको रीअरेंज करना पड़े। अब भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको भी साथ में रख दिया गया भाई, ठीक है, इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस कुछ चीजें आपके जो ऐड हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक चीज ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अब एमएसएमई, ठीक है, ये आपको पहले भी आप पढ़ते थे, कहां पर पढ़ते थे, पहले भी आप पढ़ते थे आपके 6th यूनिट में, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ओडीओपी को मेंशन कर दिया गया अलग से। अब यहां पर बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, आईपीआर, इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपका कह सकते हैं कि पेटेंट हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका ट्रेड सीक्रेट वगैरह सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ते थे और ये भी आपके सिलेबस में पहले से लिखी हुई थी, ठीक है। बस नई चीज़ें क्या आ गई हैं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, G20, सार्क तथा आसियान, ठीक है। तो G20, सार्क और आसियान, ये जो हम लोग लगातार इनके साथ संपर्क में हैं, इन ग्रुप्स के साथ हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। G20 को हमने अभी कह सकते हैं कि होस्ट किया, ठीक है। सार्क एक हमारा कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आसियान हमारा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हमको पढ़ना पड़ेगा आपके भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो 6th यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ नई चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ें जरूर हैं आपके सामने, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ के ही हम जा सकते हैं, बिना पढ़े जाएंगे तो दिक्कतें होंगी, डिजास्टर हो सकता है, आपदा आ सकती है भाई, वो नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाइए 7th यूनिट, एक ऐसी यूनिट
जिसके बारे में लगातार डिस्कशन होता था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, 7th यूनिट में कुछ चीजें नई हैं, कुछ चीजें वही हैं, कुछ चीजें नई भी आ गई हैं। ठीक है, कुछ चीजों को हटा दिया गया, जैसे मैं कहूँ कृषि उत्पाद तकनीकी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग थी उसको खत्म कर दिया गया। बाकी लगभग चीजें वही हैं। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब आपसे सीधे सीधे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जैसे CSIR है, ICAR है, ठीक है, उसके अलावा इसरो है, उसके अलावा और आपके DRDO, बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीजें आपसे पूछ रहा है कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा उपग्रह है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हैं, मानव शरीर संरचना है, पोषण आहार है, अनुवांशिक रोग है, ये सारी चीजें पहले भी थी और अभी भी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज जो नई ऐड हो गई है वो है आपका सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, मतलब वो जो 17 लक्ष्य हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सर वो याद करके जाएंगे, आपके लिए कह सकते हैं कि हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं आगे। 8th यूनिट में क्या हुआ भाई? 8th यूनिट में क्या हुआ? ठीक है, 8th यूनिट में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। 8th यूनिट में खेल को खत्म कर दिया गया। पहले स्पेसिफिक रूप से वहां पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ था, अब स्पोर्ट्स लिखा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं लिखी हैं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और स्टेट करंट के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से यहाँ पर पहले मेंशन किया जाता था, अब मेंशन नहीं किया गया है ना। अब आते हैं 9th यूनिट पर। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन कुछ चीजें अब यहाँ पर नई हैं। जैसे यहाँ पर पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती थी, अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की जगह लिखा है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज आपसे चाहते हैं वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, IT और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ई-गवर्नेंस है। लगभग सेम चीजें हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो हुआ है 10th यूनिट में। 10th यूनिट में भाई पहले थे कमीशन, ठीक है, वो सारे कमीशन को उठा के हमने रख दिया 5th यूनिट में, इंडियन पॉलिटी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी के साथ। लेकिन अब यहाँ पर 10th यूनिट में पूरा एक चेंज है, और वो चेंज ये है कि अब हमको मध्य प्रदेश की जनजातियों को बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अब ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश में उनकी हेरिटेज, उनके जो फोक कल्चर है, उनका फोक लिटरेचर है, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फोक कल्चर, फोक लिटरेचर एंड द हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जोग्राफिकल एक्सपांशन है, आपके कह सकते हैं ट्राइबल का, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, जो विशेष आपकी बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं उनके बारे में बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल जो कल्चर है उसमें जो आपके ट्रेडिशन है, उनकी जो आर्ट्स हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनके जो उत्सव हैं, उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, उनकी बोली है, उनकी साहित्य है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो यूनिट नंबर 10 में हुआ है। इस यूनिट नंबर 10 को आपको बहुत विस्तार से और एक नई तरीके से आपको पढ़ना होगा। फिर से मैं बता देता हूं, इसमें से बहुत सी सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश के जनजातीय भौगोलिक विस्तार ये आपने पढ़ा है। संवैधानिक प्रावधान आप अभी पढ़ते आए थे, क्योंकि पीछे आपने कमीशंस पढ़े हैं। ठीक है, ट्राइबल कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, स्टेट का कमीशन भी पढ़ा है, उसके अलावा आपने नेशनल कमीशन भी पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमको स्पेसिफिक होके थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हुआ है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में चेंजेस हुए हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में बहुत सारी चीजें नई नहीं है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं नई है। आप ये कहिए कि कोई ये कह दे कि नहीं 100% पूरा सिलेबस चेंज हो गया, नहीं। जो पहले सिलेबस था उसको कर दिया गया है 90%, 10% सिलेबस आपने अलग से ऐड कर दिया है। ठीक है, खत्म कुछ भी नहीं हुआ है, खत्म एक चीज हुई है, वो है आपका भारत का विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आप पढ़ते थे, उस वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको नहीं पढ़ना है, कुछ नई चीजें हैं, तो आप एक मान के चलिए कि वो कंपनसेट ही हो गया, वो आपको नहीं पढ़ना है, कुछ नई चीजें पढ़नी है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, इतिहास में कुछ चीजें नई हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कोई भी चेंज
प्रीलिम्स के लेवल पर नहीं हुआ जहां पर आपको परेशानी होने वाली हो। ठीक है, प्रीलिम्स के लेवल पर मैं मानता हूं ऐसा कोई भी बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंस में यदि हम बात करें तो मेंस में हम लोग पहले परीक्षा योजना पर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते थे। प्रीलिम्स में प्रश्नों के कह सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, इस पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये सी सेट का है जिसमें सिविल सर्विस के लोगों को बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि ये जो सी सेट का पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधे अब चलेंगे आपसे मेंस एग्जामिनेशन पर। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर प्रीलिम्स का हमने देख लिया है। अब हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे मेंस एग्जामिनेशन पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन आप सब जानते हैं 6 पेपर हैं, वो 6 के 6 पेपर हमको डिस्कस करने हैं कि उस 6 पेपर में पूरा का पूरा हुआ क्या है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं परीक्षा योजना, एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप यदि देखेंगे परीक्षा योजना में, तो मैं बात करता हूं आपसे प्रथम प्रश्न पत्र से, फर्स्ट पेपर से। ठीक है, अब यदि हम फर्स्ट पेपर को देखें और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो सारे दिख जाएंगे एक साथ। अब आपको सब दिख रहा है ना। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो है, जनरल स्टडी का पहला पेपर, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट नंबर ए, ठीक है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। ये यहां पर आपका हिस्ट्री है। ठीक है, क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। ठीक है, दोनों ही आपके कितने हैं, 150-150 नंबर के हैं। 3 घंटे का पेपर होगा। माध्यम आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा पेपर है, उस दूसरे पेपर में भी आपके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपके राजनीति विज्ञान का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस हम नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटी से संबंधित कुछ विषय हैं, उससे संबंधित टॉपिक है, वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। और दूसरे में है आपका समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी। ठीक है, तो एक में आपका पॉलिटी हम कह सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हिंदी लिखा है उसके हिसाब से पॉलिटिकल साइंस या हम कह सकते हैं पॉलिटी। ठीक है, और दूसरी तरफ हमको सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक, और दोनों ही 150-150 नंबर के। यहां पर भी 3 घंटे का पेपर है, हिंदी और अंग्रेजी 2 माध्यम हो सकता है। अब नया जो ड्रामेटिक चेंज हुआ है, वो ड्रामेटिक चेंज क्या है भाई, पहले इकोनॉमी जो थी वो इकोनॉमी 2 यूनिट में सिमट कर रह गई थी। हमने जो पुराना सिलेबस देखा था उसमें 30-30 नंबर के 2 क्वेश्चन ऐसे, 2 यूनिट ऐसी थी जहां पर इकोनॉमी पूछी जानी थी। और इकोनॉमी में भी एमपी इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी अलग अलग थी। यहां पर अब क्या किया गया है कि जो पुराना सिलेबस था 2019 से पहले, वैसा ही कुछ सिलेबस लाकर अर्थशास्त्र को पूरा 150 नंबर का कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब इकोनॉमी होगी भाई कितनी, अब इकोनॉमी होगी आपके 150 नंबर की। ठीक है, 150 नंबर आपकी इकोनॉमी के होंगे 150। और फिर लास्ट पेपर जो थर्ड पेपर का पार्ट नंबर बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि आपका पब्लिक हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है। इसको मिलाकर 150 नंबर होंगे। 3 घंटे का ये भी पेपर होगा। हिंदी और अंग्रेजी ये भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, और उससे भी बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ है कहां पर, 4th पेपर में। 4th पेपर जो 200 नंबर का होता था सर, अब होगा 300 नंबर का। उसके भी 2 पार्ट होंगे। ठीक है, पहला पार्ट होगा दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड केस स्टडी। ठीक है, यानी कि फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ठीक है, लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और उससे रिलेटेड जो भी केस स्टडी होंगी, इनको मिलाकर 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, व्यक्तित्व विकास, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और केस स्टडी। ठीक है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, ठीक है, व्यक्तित्व विकास यानी कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड केस स्टडी, ये भी 150 नंबर की होंगी। और इस तरह से चौथा पेपर भी अब कितने का हो जाएगा, 300 नंबर का हो जाएगा। पहले 4th पेपर कितने का होता था, 200 नंबर का। अब कितने का होगा, अब होगा 300 नंबर का। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है,
फिर है पांचवा प्रश्न पत्र, फिफ्थ पेपर जो है उसमें आप देखिए सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। सामान्य हिंदी एवं व्याकरण अभी भी 200 नंबर की ही है। एक जो चेंज हुआ है वो चेंज क्या हुआ है, 200 नंबर का पहले भी हिंदी का पेपर होता था, लेकिन सर उसको टाइम दिए जाते थे 3 घंटे। कितने टाइम दिए जाते थे, 3 घंटे। लेकिन अब कितने दिए जाएंगे, अब दिए जाएंगे 2 घंटे। ठीक है, कितने दिए जाएंगे, 2 घंटे ही दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है सिक्स्थ पेपर। सिक्स्थ पेपर आपका किसका है, एसे का है। ठीक है, और प्रारूप लेखन का है। याद रखिएगा इन दोनों पेपर का माध्यम पंचम प्रश्न पत्र यानी फिफ्थ पेपर और सिक्स्थ पेपर, ये केवल आप हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, ये केवल आप हिंदी में दे सकते हैं। ऊपर के चारों पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, और ये आपका कितना होगा, 100 नंबर का। इस प्रकार से आप ये पूरा यदि आप देख लेंगे तो ये हो जाएगा कितने नंबर का, 1500 नंबर का, जो पहले हुआ करता था 1400 नंबर का। ठीक है, जो पहले कितना होता था, 1400 का होता था, अब हो जाएगा वो 1500 का। ठीक है, और इसका टाइम भी बढ़ा दिया गया। पहले ये वाले निबंध वाला जो पेपर था वो 2 घंटे का होता था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया सर कितना, 2.5 घंटे कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ परीक्षा योजना में क्या परिवर्तन हुआ है। अब उसमें कुछ और भी चीजें परिवर्तित हुई हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। उनको यदि हम यहाँ पर डिस्कस करें तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होना था, वो इंटरव्यू पहले कितने को होते थे भाई, पहले होता था 175 नंबर का। ठीक है, अब कितने का होगा, 185 अंक का होगा। ठीक है, और इस प्रकार से पूरी परीक्षा जो हो जाएगी वो 1685 नंबर की हो जाएगी। 1685 होंगे टोटल मार्क्स, उसमें से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए अब पहले जो क्वेश्चन पैटर्न था उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। अब पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन आते थे। एक तो छोटे क्वेश्चन आते थे, एक थोड़ा सा बड़े और एक बहुत बड़े, जिनको हिंदी में कहते हैं सबसे पहले अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, और फिर तीसरे जो होते थे वो क्या कहलाते थे, वो होते थे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वो कौन से होते थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे। ठीक है, जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो 3 नंबर के होते थे, वो 5 नंबर के होते थे। जो अति लघुत्तरीय थे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट आंसर थे, ठीक है, तो जो शॉर्ट वाले आंसर थे वो 3 नंबर के होते थे। अब चेंज ये हुआ कि जो सबसे छोटे क्वेश्चन थे वो 3 नंबर की जगह 2 नंबर के हो गए। ठीक है, जो 5 मार्कर था वो हो गया 7 मार्कर, और जो 11 मार्कर था वो हो गया सर 10 मार्कर। ठीक है, देखिए यहां पर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो कितने होंगे, 15 होंगे एक पार्ट में, एक पार्ट में 15, और एक क्वेश्चन का अंक होगा 2। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा कितना लिखना है आपको, सर 20 शब्द लिखने हैं यहाँ पर, कितना, 20 शब्द। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 नंबर का। लघुत्तरीय प्रश्न जो है, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है, तो लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 है, पहले भी 10 थी, लेकिन उनके नंबर बढ़ा दिए, अब वो 7 नंबर के होंगे। ठीक है, और उनकी शब्द सीमा कितनी है, लगभग 60 शब्द, 60 वर्ड आपको यहां पर लिखने हैं। कितने लिखने हैं सर, 60 वर्ड लिखने हैं। टोटल पूर्णांक हो जाएगा 70 का। और उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय हैं वो पहले 5 ही रहते थे, अब भी 5 होंगे, लेकिन पहले होते थे 11 के, अब हो गए हैं 10 के। ठीक है, 200 वर्ड आपको लिखने हैं, 200 शब्द आपको लिखने हैं, और इनके लिए पूर्णांक हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से टोटल नंबर हो जाएंगे एक पार्ट के 150। ठीक है, और ये पूरा चलेगा 4 पेपर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पेपर में यही पैटर्न चलने वाला है। 4 पेपर में, हर एक पेपर में 2 पार्ट हैं, और एक पार्ट का ये पूरा प्रारूप, ये पूरा ड्राफ्ट है कि एक पेपर के एक पार्ट में 15 आपके क्या होंगे, छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, 10 आपके उससे बड़े क्वेश्चन, और सबसे बड़े क्वेश्चन जो है जिनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं वो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो कुल मिला के 15, 10, 25 और 30 प्रश्न, एक पार्ट में 30 प्रश्न होंगे, और दोनों पार्ट मिलाकर 60 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे चले यदि हम, तो चतुर्थ प्रश्न हिंदी में क्या चेंजेस आए हैं। हिंदी में यदि हम देखें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे, यहां पर मैंने आपसे कहा 3 पेपर पर ये लागू होगा। कौन से, ये चीजें आपके कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, ये किस किस पर लागू होगा, आपका फर्स्ट पेपर, ठीक है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर पर। ठीक है, मैंने शायद चौथा भी बोल दिया था, चौथे पर ये लागू नहीं होगा, चौथे पर ये है। ठीक है, चौथे प्रश्न पत्र की पूरी प्लानिंग ये है। चतुर्थ प्रश्न पत्र में दोनों खंड आ और बा यानी ए और बी 2 पार्ट होंगे। हिंदी और अब अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। ठीक है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, तो अति लघुत्तरीय जो होंगे
जो सबसे छोटे वाले क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी भाई 16, ठीक है। और प्रति क्वेश्चन अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2, ठीक है। 16 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और अधिकतम वर्ड लिमिट होगी 20 वर्ड्स, पूर्णांक कितना हो जाएगा 32, ठीक है। लघु उत्तरीय जो होंगे वो 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 7 नंबर के होंगे और 60 वर्ड लिखने होंगे, 60 वर्ड हो जाएंगे 56 नंबर के। जो दीर्घ उत्तरीय होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे, अभी भी 4 ही होते थे लेकिन 20 नंबर के होते थे और अब कितने हो जाएंगे, 11 नंबर के हो जाएंगे, 200 वर्ड आपको लिखने हैं। और उसके अलावा केस स्टडी होगी एक, जो कि होगी 18 नंबर की, ठीक है। और उसमें कितने वर्ड लिखने होंगे, जो भी वर्ड वहां पर बताए जाएंगे, यहां पर पहले से नहीं दिखा गया है, ये 18 नंबर की होगी और इस प्रकार से 150 अंक आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा, हिंदी वाला हिंदी माध्यम बस में लिखा जाएगा, 2 घंटे का समय होगा। और छठा प्रश्न पत्र भी केवल हिंदी माध्यम में होगा और प्रश्नों का विवरण निम्नानुसार होगा, मतलब प्रश्न किस तरह से आएंगे ये आपको यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए हिंदी का, ठीक है। हिंदी में आपका यहां पर हिंदी का अलग से नहीं बताया गया है, यहां पर निबंध आप देख सकते हैं। निबंध में आपका सबसे पहले 1000 वर्ड का होगा 50 नंबर का, ठीक है। दूसरा आपका निबंध जो होगा 500 शब्द का होगा 20 नंबर का। और प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन जो होंगे वो 15-15 नंबर के होंगे। जो पहले कितने के होते थे, जो पहले होते थे आपके 25 नंबर में दोनों होते थे, ठीक है। अब वो 25 नंबर में दोनों ना होकर अब क्या होंगे, वो 30 नंबर के होंगे दोनों। और यहां पर ये जो निबंध होता था ये 25 नंबर का होता था, तो इसको कम करके 20 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा, और एक सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ है इस पेपर में, वो चेंज ये हुआ कि पहले आपको मिलते थे सर 2 घंटे, कितने मिलते थे, 2 घंटे, और ये बहुत कम पढ़ते थे, ठीक है। तो ये बहुत कम यदि पढ़ रहे थे तो भाई कुछ अच्छा भी हो गया है कि अब क्या होगा, 2.5 घंटे आप आराम से लिखिए और लिख पाएंगे। जब 2 घंटे में आप लिख लेते हैं तो 2.5 घंटे में तो लिख ही लोगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो आपने ये देख लिया कि कहां पर कितने नंबर का क्या क्या आना था, वो आपको पता चल गया। अब यहां पर जो आपसे चेंजेस देखने को मिलेंगे वो चेंजेस सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, मेंस के सिलेबस में, वो आपको यहां पर देखना है, ठीक है। तो मेंस के सिलेबस में पहला पेपर क्या कहता है, पहला पेपर जो हमारा GS 1 है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका जो पार्ट ए है उसमें मैं आपको बता दूं कि पहले आपका पहली यूनिट जो होती थी उसमें 1st सेंचुरी BC से और 10th सेंचुरी AD तक का जो इतिहास था उसको पूरा का पूरा पढ़ना होता था। लेकिन अब इस पर ही एंशिएंट के साथ मिडेवल हिस्ट्री का पूरा पॉइंट इसी पर डाल दिया गया है। मतलब जो सेकंड यूनिट में था पहले, वो भी अब पहले यूनिट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और उसके साथ साथ मुगल अंपायर जो आप पढ़ते थे वो सब आपको कहां पढ़ना पड़ेगा, वो सब आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 10वीं शताब्दी तक ये सेम लिखा हुआ था, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक ये भी सेम था। सल्तनत एवं मुगल शासक और उसका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय, ये सब आपका सेकंड यूनिट में था, तो उसको भी उठा के पहली यूनिट में डाल दिया गया है। एक चीज और होती थी, मिश्रित संस्कृति का उदय, ऐसा कुछ वर्ड था हमारे पहले वाले सिलेबस में, अब यहाँ पर वो नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है इस पे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के इतिहास पर बेस्ड है। और मध्य प्रदेश के इतिहास पर यहां पर लिखा गया प्राग ऐतिहासिक, यानी कि आपका प्री हिस्टोरिक, और आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक जो हिस्ट्री है पूरे मध्य प्रदेश की, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज उन्होंने मेंशन कर दी हैं, ये अच्छा भी है, ठीक है। और इसमें कुछ डायनेस्टी तो ऐसी लिखी हुई हैं जिनको शायद आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। जिसमें इसमें मैंने एक देखा था गर्दभिल्ल डायनेस्टी, ठीक है, गर्दभिल्ल वंश, इसको मैंने तो नहीं पढ़ा था इसके पहले तक, ठीक है, मैंने तो इसी में देखा पहली बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे गर्दभिल्ल वंश है, नागवंश है, औलिकर परिवारक राजवंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कच्छप घात वंश। तो ये सब तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये एक जो है इस पर थोड़ा सा आपने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, ये एक नया आ गया है, ठीक है। तो दूसरी इकाई में आपको मध्य प्रदेश के इन डायनेस्टीज को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, ठीक है। बस चौथी यूनिट की कुछ चीजों को उठाकर थर्ड यूनिट में डाल दिया गया है। थर्ड यूनिट में क्या है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज पर प्रभाव, ये पहले भी था और अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लोग ये परेशान हो रहे हैं ना कि हमको पूरा सब कुछ सबसे शुरू से पढ़ना पड़ेगा, अरे नहीं भाई, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है।
कुछ चीज़ें जो नई ऐड हुई हैं उनको बस पढ़ना है, बाकी जो आप पढ़ रहे थे वो कहीं गया नहीं है, ठीक है। बहुत कम चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने जो पढ़ा है वो बर्बाद हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास है, वो हमेशा काम आएगा, इस सिलेबस में भी काम आएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, आपसे 10 बार भी सिलेबस बदल जाए ना, तब भी वो चीज़ें बाहर नहीं होंगी, ठीक है। वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश उपनिवेश की प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, ये पहले भी था। कृषक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ये पहले भी लिखे हुए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भाई हमेशा से क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति का, वो भी अभी लिखा हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण, पहले भी लिखा हुआ था, इंडियन रेनेसां, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, पहले भी लिखा हुआ था। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, पहले भी लिखा हुआ था। इसमें कुछ भी नया नहीं है जो आप इतना डर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाइए चौथी यूनिट में, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। चौथी यूनिट पूरी की पूरी पहले मध्य प्रदेश पर बेस्ड थी ज्यादातर। अब क्या है, थोड़ा सा इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो एरा है इंडिया का, उसमें ज़्यादा पूरा फोकस किया गया है। और इसमें मध्य प्रदेश का पर्यटन और मध्य प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर है वो सब कुछ यहाँ पर जोड़ दिया गया है। मतलब पहले पूरा जो मध्य प्रदेश पर फोकस था उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई आ गई हैं। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय पहले भी था। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं पहले भी थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश का ये पूरा सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज, उसके अलावा आपका प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न जो आपके कला प्रारूप हैं, लिटरेचर है, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, ये पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आते थे, अभी भी आएंगे, ठीक है। फिर क्या है, पांचवी यूनिट में थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि जो पहले से रियासतें लिखी हुई थी, पहला जो पुराना सिलेबस था वो सिर्फ इतना था, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत स्वतंत्रता प्राप्ति तक, इतना हम पढ़ते थे। अब इसमें नया उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक जो ट्राइबल और उसके साथ साथ जो कुछ ऐसे लोग थे जिनका 1857 के रिवोल्ट में कुछ ना कुछ योगदान था, उनको इन्होंने लिख दिया है, जैसे रघुनाथ शाह हैं, ठीक है। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ उनको जोड़ा गया है जो 1857 से रिलेटेड है, और भी कुछ जो हिस्ट्री में फेमस पर्सनालिटी नहीं है मध्य प्रदेश से, उनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो आप देखेंगे राजा शंकर शाह, ये वही गढ़मंडला वाले, ठीक है, गोंड रियासत वाले। रघुनाथ शाह उन्हीं के बेटे थे। रानी दुर्गावती, ठीक है, गोंडवाना रियासत की रानी। भीमा जी नायक या भीमा नायक आप एक साथ लिख सकते हैं, खाजिया नायक। टंटिया भील, गंजन सिंह कोरकू, ये वही है भाई जंगल सत्याग्रह वाले, ठीक है। बादल भोई, पेमा फाल्या, ठीक है, बादल भोई के नाम पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय भी। तो ये सारी चीजें आपको जोड़ दी गई हैं। पेमा फाल्या के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है, पिथौरा चित्रकला वाले ये लोग, ये व्यक्ति हैं। तो ऐसे करके कुछ फेमस पर्सनैलिटीज को यूनिट नंबर 5 में ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम सिलेबस के पहले प्रश्न पत्र के पार्ट बी में। चलिए भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, ये जो पॉइंट लिखा गया ना, ये एक ऐसा पॉइंट है, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। तो प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान लिखने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप इसको ये जोड़ सकते हैं कि प्राचीन भारत का जो पूरा विस्तार था, उस पूरे विस्तार में ज्योग्राफी कहाँ से, हम एक तरह से अखंड भारत से जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। कि प्राचीन भारत में एंशियंट का जितना भी आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, अशोक के टाइम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर जो भी चीजें थी, तो उस प्राचीन भारत में ज्योग्राफिक जो नॉलेज था, ज्योग्राफिकल नॉलेज था, उसको हमको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। फिर भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, ये लगभग सारी चीजें वही हैं, बस स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर दिया गया है। एक बात महत्वपूर्ण है कि जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी थी, विश्व का भूगोल था, उसको अब यहाँ से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। कृषि एवं जल संसाधन, इसमें भी आप चीजें देखेंगे, लगभग सारी चीजें वही हैं, पहले भी हम लोग पढ़ते थे। अब यहाँ पर सिंचाई और उसकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, सतत कृषि के लिए रणनीतियां, ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। नदियों को आपस में जोड़ना, रिवर जो लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं वो, उसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति, आपका जो नेशनल वाटर पॉलिसी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप थर्ड यूनिट में आएंगे, जब थर्ड यूनिट में आएंगे तो थर्ड यूनिट में आपको देखिए भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग, वन संसाधन, इसके प्रकार और वितरण, ठीक है। वन है, खनिज है, ऊर्जा है, उद्योग है और खाद्य प्रसंस्करण है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। आपदाएं और तकनीकी, ठीक है। आपदाएं पहले आप पूरा का पूरा 5th यूनिट में,
ठीक है, या 4th यूनिट में कहें आप आपदाएं पढ़ते थे। ठीक है, आपदाओं के साथ साथ आपका वाटर मैनेजमेंट भी था, जल प्रबंधन भी था। लेकिन अब जल प्रबंधन नहीं है, बल्कि आपदाएं और तकनीक, जो 4th यूनिट और 5th यूनिट थी उनको साथ में कर दिया गया। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये जीपीएस जीआईएस, ये आपका अलग से आप पढ़ते थे जीपीएस जीआईएस और इनके यूजेस। ठीक है, जिसमें आपका भूगोल में उन्नत तकनीकी, ये आप अलग से पूरी यूनिट थी 5th यूनिट। ठीक है, अब उसको भी इसी 4th यूनिट में क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आप इसमें आएंगे तो भाई इकाई 5 जो है, इसमें पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल जोड़ दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल जोड़ दिया गया है। पहले भी था और अभी भी है। पहले यूनिट नंबर 3 में था, अब यूनिट नंबर 5 में है। ठीक है, मतलब चेंजेस ये हुआ है कि ये 2 यूनिट एक साथ हो गई हैं। ठीक है, भारत के ज्योग्राफी की 2 यूनिट हो चुकी हैं। पहले आपके 2 यूनिट नहीं होती थी, एक ही यूनिट होती थी। ठीक है, या हम कहें 3 यूनिट हो गई हैं तो और भी अच्छा है। भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु आ गया, भारत की कृषि एवं जल संसाधन आ गया, भारत के प्राकृतिक संसाधन और उद्योग आ गया। ठीक है, एक में आपदाएं और तकनीकी एक साथ हो गई और मध्य प्रदेश का भूगोल एक यूनिट में रख दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पेपर आते हैं। सेकेंड पेपर में पहले में कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीजेस लिखी गई हैं। दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीजें लिखी हुई हैं। तीसरे में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही सारी चीजें लिखी गई हैं। बस यहाँ पर ये कुछ भारतीय राजनीतिक विचारक जो अलग से यूनिट नंबर 4 में लिखे हुए थे, उनको यहाँ पर अलग से रख दिया गया है, कुछ नए जोड़ भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर को एक नए आपके राजनीतिक विचारक के रूप में यहां पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, और क्या जोड़ दिया गया भाई, और तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को जोड़ा गया है, सब पहले से भी थे। कौटिल्य भी थे, ठीक है, महात्मा गांधी भी पहले से थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी पहले से थे, सरदार पटेल भी पहले थे, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये सारे पहले से थे। एक नई पर्सनैलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो पर्सनैलिटी है देवी अहिल्याबाई की। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है एज अ पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में क्या है, राज्यों का पुनर्गठन 1956। ठीक है, प्रदेश का निर्माण हुआ। ये भी पूरी तरीके से क्या है, ये भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की पॉलिटी का हिस्सा यहां पर आ चुका है। क्या आ गया है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी का हिस्सा आ गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में राज्यों का पुनर्गठन हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ये पूरा का पूरा एक नया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी यूनिट एक नई आ चुकी है, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आप समझिए ये चीजें पहले से लिखी हुई हैं। जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये पहले से लिखे हुए हैं, इनको हमको पढ़ना पड़ेगा। 2 चीजें नई आ गई हैं, बाल आयोग, ठीक है, और महिला आयोग। ठीक है, अब आते हैं आगे, इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 में भैया मध्य प्रदेश का प्रशासन आ गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रशासन, देखिए आपको कलेक्टर बनना है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो देखिए यहाँ पर आ गया जिलाधीश की भूमिका। ठीक है, जिलाधीश क्या क्या करता है, कलेक्टर क्या क्या करता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई यदि करंट का कोई मुद्दा है, जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए तो उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये है फर्स्ट पेपर का, सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि सोशियोलॉजी का चैप्टर, सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है वो बढ़ा दिया गया है। समाज शास्त्र की आधारभूत अवधारणा, ठीक है, ये पूरा का पूरा नया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा नया है। 3rd यूनिट भी पूरी की पूरी नई है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें जो हैं पुराने से लिखी हुई थी वो भी यहाँ पर हैं, जिसमें आपका 73वें संविधान संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ये आपका पहले भी था, अब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4th यूनिट, 5th यूनिट, मतलब 5 की 5 यूनिट अब आपको किसके रिलेटेड होंगी, आपकी सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगी। सोशियोलॉजी में आप, और लास्ट यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की फोक कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पॉइंट ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये अलग है, पूरे इससे अलग देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में लोक संस्कृति आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। और जनजाति आप पीछे पड़ गया, यहाँ पर भी जनजातियों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जनजातियों में किस प्रकार के विवाह होते हैं, रिश्तेदारी, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, रिलीजियस, उनके थॉट कैसे होते हैं, उनके जो ट्रेडिशन होते हैं वो कौन से होते हैं, फेस्टिवल कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको
पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा चर्चित पेपर था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब से लोग बहुत ज़्यादा जो आर्ट सब साइड के सब्जेक्ट होते थे वो बहुत सारे आर्ट साइड के जो लोड होते थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि भाई कैसे पढ़ें, कैसे करें, क्या करें। तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 150 नंबर की इकॉनमी आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए इकॉनमी में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विकसित भारत @ 2047। ठीक है, 2047 का एक विजन है ना, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। मेक इन इंडिया है, अधोसंरचना परियोजनाएं हैं, ठीक है, कराधान। अब यहाँ पर देखिए ये कोर आपकी इकोनॉमी है, कोर इकोनॉमी जहाँ पर आप फिजिकल पॉलिसीज पढ़ते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मल इकोनॉमी पर किस प्रकार से आपका कैश में ट्रांजैक्शन होता है वो पढ़ते हैं, फूड सिक्योरिटी पढ़ते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं, पॉवर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, रीजनल कह सकते हैं जो इम्बैलेंस होता है उसको पढ़ते हैं, भारत का विदेशी व्यापार पढ़ते हैं, निर्यात प्रोत्साहन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका जिसमें IMF, विश्व बैंक, ADB, ये यूनिट पहले भी थी, पूरी की पूरी यूनिट पहले थी। ठीक है, ये इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो नई है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं वो पुरानी है। ठीक है, थर्ड यूनिट में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, ये आप पहले भी पढ़ते थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं जिसमें ODOP जैसे कार्यक्रम एक साथ लिख दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अलग से लिखा गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद जो आपका GSDP होता है वो आपका अलग से लिखा गया है। मध्य प्रदेश की जो PCI है, पर कैपिटा इनकम है, उसको अलग से लिखा गया है। उद्यानिकी लिखा गया है, पशुधन यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, ठीक है, आपका फिशरीज है, इन सबको अलग से लिखा गया है। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अलग से लिखी गई है। मध्य प्रदेश में वितरण प्रणाली जो PDS है मध्य प्रदेश में वो अलग से लिखी गई है, और भंडारण यानी स्टोरेज को भी अलग से लिखा गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में MSME, मध्य प्रदेश में जनजातीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जनजाति कृषि करते हैं, वनोपज किस तरह से डिपेंडेंट है, हस्तशिल्प, हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन, इन सबको मध्य प्रदेश की भूगोल, मध्य प्रदेश के इकोनॉमी में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये भी आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड था। ठीक है, और ये भी आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, याद रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद है सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। ये मैथ से रिलेटेड आपका है, लेकिन मैथ वो भी कोर मैथ नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी जो आप कॉमर्स में भी पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, है ना, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार। फिर आप आ जाएंगे आगे तृतीय पेपर के थर्ड पेपर के सेकंड पार्ट में, तो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग लिखे गए हैं, जनरल जो यूजेस होते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। सूक्ष्म जीव की संरचना, कोशिका, पौधे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इथनोबायोलॉजी, ठीक है, प्राचीन समय में आर्यभट्ट, कुछ आपके जो फेमस लोग रहे, आर्यभट्ट, बारहमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान। ठीक है, बौद्धिक संपदा के अधिकार, ये आपका प्रीलिम्स में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। अब हम आगे आते हैं, आगे यदि हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान, या आप पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे थे, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। गणितीय विज्ञान, गणितीय में क्या है भाई, संख्याएं हैं, इसके प्रकार की इकाई, मापन की विधियां, समीकरण, गुणनखंड, ये अभी भी पढ़ रहे थे। अभी ये नई चीज जो जुड़ी है वो ये है सर। ठीक है, मेंसुरेशन उन्होंने जोड़ दिया है, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नया ऐड हो चुका है, एक पूरी यूनिट ही आ चुकी है गणितीय विज्ञान पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर था कंप्यूटर विज्ञान इकाई 2 में, ठीक है, और इकाई 2 में ही थोड़ा सा आपका गणितीय विज्ञान भी जोड़ दिया गया है। अब इकाई 3 में आते हैं तो आयुष। आयुष पहले अलग से एक यूनिट में छोटा सा टॉपिक था, अब पूरे आयुष को उन्होंने क्या किया, एक पूरी यूनिट में बदल दिया है, जिसमें आपके 16 संस्कार वगैरह भी आ चुके हैं। ठीक है, मतलब वो 16 संस्कार जो पहले आप सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, अब यहाँ पर 16 संस्कार आपको पढ़ने हैं पेपर नंबर 3 में। ठीक है, आयुष जो पहले एक छोटा सा टॉपिक था, उस आयुष को पूरी यूनिट में तब्दील कर दिया इन्होंने। ठीक है, पूरा आपको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका आयुर्वेद भी है, ठीक है, जिसमें आपका योग है, चिकित्सा है, 16 संस्कार है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा आयुष वाले चैप्टर पे। ठीक है, फिर आपका आ गया यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपका हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अब हेल्थ से रिलेटेड जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नई हैं भाई, इन्होंने पूरे सब्जेक्ट को ही एक एक पॉइंट में लिख दिया है। हिमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी मतलब पूरा आपका रक्त विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा रक्त जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है सब उसको पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सीरोलॉजी, सामान्य स्तर की जानकारी आपको इसके संदर्भ में होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा स्वास्थ्य में जितनी चीजें आप पहले पढ़ते थे वही सारी चीजें पढ़ती हैं, कुछ स्कीम स्पेसिफिक लिख दी गई हैं, जैसे आपका NLEP, ठीक है,
NACP, NPCB, ठीक है, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आपका यहाँ पर लिख दी गई हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र होते हैं, जो नेशनल जो आपका रूरल हेल्थ मिशन था उसके रिलेटेड जो बनाए गए थे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण है, पूरा का पूरा पर्यावरण का चैप्टर है यहाँ पर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण के चैप्टर में सब कुछ वही है, कुछ चीजें नई जोड़ दी गई हैं, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जिन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है, इंदौर के संदर्भ में सारी चीजें जोड़ी गई हैं। जल सुरक्षा, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी, और लगभग वही सारी चीजें हैं। एक चीज जो नई जुड़ी है वो नई ये है पर्यावरण संरक्षण में जनजातियों की भूमिका, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में जनजातियों की भूमिका यहां पर आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर आ जाइए पेपर नंबर 4 में। पेपर नंबर 4 में क्या है भाई? दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में सबसे पहले यानी फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लोक प्रशासन एवं केस स्टडी में सबसे पहले आपको पढ़ने हैं कुछ फिलॉसफर। वो फिलॉसफर यहाँ पर हैं। उन फिलॉसफर्स में कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। कौन कौन से नए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पहले भी लिखे हुए थे, ये आपको अलग से पढ़ना है। भारतीय षड दर्शन आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। महावीर बुद्ध आप पढ़ते थे, आचार्य शंकर भी पढ़ते थे, चारवाक भी पढ़ते थे, भर्तृहरि आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास आप पढ़ते थे, संत रविदास को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये आपने पॉलिटिकल थिंकर्स में भी देखा, यहाँ भी देख लिया, ठीक है, ये आपकी नई हो गई, ठीक है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती भी आप पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद भी पढ़ते थे, महर्षि अरविंद भी पढ़ते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पढ़ते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी पढ़ते थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी पढ़ते थे। मतलब 3 थिंकर और ये भारतीय षड दर्शन आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा? सर 3 ही चीज तो पढ़नी, ठीक है, 3 ही आपको पढ़ने, ये 3 और एक ये 4, है ना। फिर आ जाइए राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। तो यहां पर देखिए राष्ट्र की अवधारणा क्या है, ये सारी राष्ट्रवाद जो होता है उसके संदर्भ में कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर है वो क्या है सर? वो है आपका भगवत गीता का नीति शास्त्र, ठीक है, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका, ये आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा। मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा में सर ये वही चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें आपका मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, आपका सबसे पहले एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, सांवेधिक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि आपकी जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं वो, मनोविकार, मनोचिकित्सा, ये अलग पॉइंट आ चुका है, ठीक है, ये आपका अलग पॉइंट है। मनोविकार और मनोचिकित्सा ये आपका अलग पॉइंट है, ये पूरा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये आपका नया पॉइंट ऐड हो गया है। बाकी सारी चीजें 3rd यूनिट में वही हैं जो आप पहले पढ़ते आए थे, ठीक है। सिलेबस बढ़ गया है, नो डाउट, पहले से बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला यदि 100 था तो हम इसको 120 तो कर ही सकते हैं, है ना। लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, अब यहां पर क्या था, ये एक अलग यूनिट थी और ये एक अलग यूनिट थी, अब दोनों को मर्ज करके एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, ठीक है। जिस चीज को हम पढ़कर 200 नंबर लाते थे, अब वहां पर केवल 150 नंबर मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। मनोचिकित्सा, मनोविकार वगैरह सब अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसी से रिलेटेड आपके केस स्टडीज होंगी, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इकाई 5 में केस स्टडी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं 4th पेपर के 2nd पार्ट पर। ये पूरा का पूरा नया है, ठीक है, पूरा का पूरा नया है। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट, व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड केस स्टडी पूरा का पूरा नया है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी यूनिट नई है, ठीक है, और उससे रिलेटेड केस स्टडी भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा नया है वो कौन सा है? 4th पेपर का 2nd पार्ट, ओके। अब हिंदी में क्या है भाई? हिंदी में देखिए, हिंदी में पहले थे अलंकार, अब अलंकार नहीं होंगे, अलंकार को हटा दिया गया है। अलंकार की जगह पर क्या आ गया है? अलंकार की जगह आ गया है रस और छंद, ठीक है, रस और छंद। यहां पर वहां पर अलंकार ही 10 नंबर के पूछे जाते थे, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। अब अलंकार की जगह को हटाकर उसमें 5 नंबर के रस और 5 नंबर के छंद पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब एक चीज को हटाकर 2 चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी यहां पर, ठीक है, हिंदी के पेपर में। अनुवाद है, अनुवाद पहले भी था अभी भी है, ठीक है, आपका हिंदी से इंग्लिश और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। इसमें 5-5 थे, अभी तक ये 35 नंबर का होता था, अब कितने का होगा? अब 30 नंबर का होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी तक यहां पर ये 5 से 4 होता था,
ठीक है, चार चार नंबर के होते थे 5, तो 20 का हो जाता था, ये 15, मतलब इधर 35 होता था, जहां पे अब 30 लिखा हुआ है। प्रशासनिक मानक शब्द पहले भी 5 होते, पहले क्या होते थे, टोटल मिलाकर, ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली 5 ही रहती थी। अब यहां पर क्या की कर दी, 10 कर दी गई। हिंदी से अंग्रेजी 5 और अंग्रेजी से हिंदी कितनी, 10। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी कितनी, 10, और अंग्रेजी से हिंदी कितनी, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी 10 और अंग्रेजी से हिंदी कितनी, 5 दोनों में आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी कितनी, 5, और अंग्रेजी से हिंदी कितनी, 5, ये आपको करनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ेंगे जब आप, तो आपको संधि एवं समास, संधि एवं समास में 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 के, ठीक है, और मुहावरे एवं कहावतें भी होंगी 5, जिसमें 2-2 अंकों की होगी, 20 नंबर की ये हो जाएगी। प्रारंभिक व्याकरण में विराम चिन्ह है, ठीक है, विराम चिन्ह के अलावा शब्द शक्तियां हैं, विलोम शब्द हैं, ये लगभग पूरा वही है जो पहले भी हुआ करता था। ये कुल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 20 नंबर का ये हो जाएगा। पल्लवन पहले भी था, ठीक है, तो पल्लवन आप यहां पर देखेंगे, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन। अब यहां पर संक्षेपण जैसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है, ठीक है, पहले पल्लवन और संक्षेपण अलग अलग होते थे, और पल्लवन और संक्षेपण जो अभी तक हमने देखा है वो कितने के होते थे, 10-10 अंक के होते थे। अब यहां पर एक ही है 5 अंक का, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां जोड़ दी गई हैं, अलग हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बोलियां आप देखिए 3-3 नंबर की चारों बोली आएंगी, ऐसा नहीं कि किसी एक बोली से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों बोली से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली, 12 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब ये समझना है कि कैसे प्रश्न होंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भाई बोलियों से आप क्या पूछोगे, बोलियों का साहित्य पूछोगे, ठीक है, बोलियों का साहित्य के साथ साथ उनका भाव विस्तार पूछो, क्या पूछो वो क्लियर नहीं है, ठीक है। और अपठित गद्यांश होगा, ये अपठित गद्यांश जो अभी 15 नंबर का होता था, ठीक है, वो कितने का होगा, वो 18 अंक का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज जो हमको नई मिली यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर पल्लवन तो लिखा हुआ है लेकिन संक्षेपण कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए पूरे सिलेबस में आपका संक्षेपण कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, पल्लवन लिखा हुआ है, और वो भी सिर्फ 5 नंबर का, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का लिखा हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब निबंध में आ जाइए, लास्ट पेपर, ठीक है। निबंध में कुछ उन्होंने टॉपिक स्पेसिफिक कर दिए हैं, पहले भी किए थे, अब भी कुछ नए टॉपिक भी ऐड किए हैं, कुछ पुराने टॉपिक भी हैं। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा ये कितने का होगा, ये आपके 1000 शब्द में आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा द्वितीय निबंध जो होगा इसको 500 शब्दों में लिखना है, 20 अंक का है। और प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन ये दोनों अलग अलग होंगे। प्रारूप लेखन में आपका कह सकते हैं 15 नंबर, और उसके साथ साथ आपका प्रतिवेदन में भी 15 नंबर होंगे। और इस प्रकार से पूरा आपका पेपर हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य ही अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति एवं उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना है, अतः इस प्रश्न के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, मध्य प्रदेश में आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त होंगे, तो हिंदी आपको आना जरूरी है, इसलिए इस पेपर का पूरा माध्यम हिंदी में रखा गया है। लास्ट के 2 पेपर आप केवल हिंदी में दे सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा सिलेबस में एक अच्छा खासा चेंज हुआ है। ज़्यादातर चेंज जो हुआ है वो थर्ड पेपर को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है, इकोनॉमी का सिलेबस बढ़ाया गया है, सोशोलॉजी का सिलेबस बढ़ाया गया है, एक पूरा पार्ट नया जोड़ दिया गया है जो आपका किसका है, जो आपका उद्यमिता वाला है, ठीक है, उसको नया जोड़ा गया है, मैनेजमेंट वाला पोर्शन नया जोड़ा गया है। बाकी आपका ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बस चीज़ें रीअरेंज की गई हैं, इधर से उठाकर उधर रखी गई हैं, उधर से उठाकर इधर रखी गई हैं, कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है, ठीक है। एक चीज़ छोड़ के, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि हटाया गया है, ठीक है। हटाया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हटाया गया है, सब कुछ रीअरेंज किया गया है केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़कर। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि पहले का सिलेबस यदि 100% था तो अब आप उसको पहले की तुलना में 120% मान सकते हो। 20% सिलेबस जरूर उसमें क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो यदि 20% चीजें बढ़ी हैं तो 20% हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सर, और 20% एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए हमको आज से ही चीजें शुरू करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी। और उसके अलावा मैं बता दूं कि स्टडी IQ PCS में आज से ही यानी 19 जनवरी से स्टडी IQ PCS में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपका यदि मध्य प्रदेश PCS एग्जाम आप देना चाहते हैं, 28 अप्रैल को देना चाहते हैं, या आगे की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ PCS में आप लाइव प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा संपूर्ण फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, इस पर पूरी प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय मेरा कोड यूज करिएगा ANJ लाइव, और आप मैक्सिमम डिस्काउंट गेन कर सकते हैं, ओके। तो ये पूरा हम लोगों ने एक डिस्कशन किया, जिस डिस्कशन में हमने देखा कि कल रात को जो चीजें हुई उसको हमने समझा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब
हम लोग मिलेंगे आपसे इसी स्टडी IQ PCS के यूट्यूब चैनल पर आगे की कुछ क्लासेस में। तब तक आप बने रहिए हमारे स्टडी IQ PCS के इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।